Yes, beta. After discussing the temporary hardness, next topic is permanent hardness of chapter. तो अब बाकी एक बाइकार्बोनेट जब हमने रिमूव कर दिए दैट टेम्परेरी हार्डनेस जो कॉज कर रहे हैं, तो बाकी के जो दोनों सॉल्ट्स हैं सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर कॉजिंग permanent hardness. So this is the definition. Write down the hardness of water due to sulfates and chlorides. Hardness of water due to sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Your formula लिखना है CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4. ये 4 salts हैं जो permanent hardness cause करते हैं water. Hardness of water caused by the presence of calcium, sulfates and chlorides of calcium and magnesium ions, which cannot be removed by boiling. But still, because in industries it is required water in pure form, तो commercially किस तरह से किया जा रहा है removal of permanent hardness. 3 methods are given in your book. Removal of permanent hardness. First one is by adding limestone. What is limestone? Naturally available stones जो भी है ना, variety of limestones. It's quite cheap material which can be used. Limestone otherwise powdered form में, जहाँ पर ही actually कई metallurgical processes चलते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट की तो बहुत नॉर्मल है वो माइंस जिसको आप कह सकते हो, जिसमें अर्थ में से निकाला जाता है, तो वहां पर वो ही इंडस्ट्री वाले अपने वहां पर क्रशर्स भी लगा के रखते हैं, उसमें वो बड़े बड़े स्टोन्स को क्रश करके ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में या फिर उसको लाइम किल्न जिसको हम भट्टी कहते हैं ना, चूने की भट्टी का भी नाम सुना होगा, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 अबव उस पे हीट करके उसको कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करके, इससे वैरायटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ में. इवन टूथपेस्ट जो आप कर रहे हो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है विद सोडियम क्लोराइड, 2 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स which we are using in toothpaste daily. तो ये limestone easily available cheap material है, industries में use होता है basically commercial scale पे to remove permanent hardness. तो रोल क्या है इसका यहाँ पे, calcium carbonate is when treated with limestone और calcium carbonate, एक तरह की double displacement, sorry washing soda के साथ करो इसको, लाइम सोडा भी है बट आपकी बुक में जो रिएक्शन दिया हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह Na2CO3 के साथ बाय एडिंग वॉशिंग सोडा. लाइम सोडा भी मिल जाएगा आपको, एग्जांपल दोनों ही करेक्ट है. Na2CO3 CaCO3 plus 2 NaCO. बाय एडिंग वॉशिंग सोडा हेडिंग कर लेना उसको, लाइम सोडा वाला नहीं है आपकी बुक. उसमें एक्चुअली लाइम सोडा में लाइम और सोडा दोनों का मिक्सचर डालना है. MgCl2 प्लस Na2CO3 MgCO3 प्लस 2 NaCO. एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हो, ठीक है. तो दोनों में ही जो कार्बोनेट्स बन रहे हैं, these carbonates are precipitated out from water which can be filtered out. तो ये भी अगेन उसी तरह का प्रोसेस है, बट कैल्शियम के क्लोराइड्स या फिर सल्फेट के साथ भी सेम रिएक्शन होगा. यहाँ आप NaCl की जगह फिर Na2SO4 कर सकते हो. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. नॉर्मली एक अगर एग्जांपल आपको सल्फेट वाला लिखना है, कैल्शियम सल्फेट प्लस Na2CO3 वॉशिंग सोडा की फॉर्म में होता है, यहाँ पे Na2CO3. 10H2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है रिएक्शन में. In this way, calcium carbonate and magnesium carbonates can easily be removed out after filtration. तो
फर्स्ट सिंपल मेथड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। सेकेंड है कैल्विन्स प्रोसेस। हो गया नोट? कैल्विन्स प्रोसेस में एक्चुअली सोडियम हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट काइंड ऑफ इस तरह का सब्सटेंस है NaPO3 इसके अराउंड 6। ये मेटाफॉस्फेट्स होते हैं। जब आप 12th में आपको चैप्टर है पी ब्लॉक, उसमें आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के साथ इस तरह के एसिड्स भी होते हैं फॉस्फोरस के, मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, उसी का ये सॉल्ट है हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Na6P6O18। अदरवाइज इसमें NaPO3 की जो यूनिट्स हैं 6 यूनिट्स, इस तरह से एक छोटा सा पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर कह लो, 6 यूनिट्स ज्वाइंट होती है। तो अदरवाइज इट इज सिंपली रिटन एज Na6P6O12 और इन दिस फॉर्म NaPO3 6। When it is added to water, actually first it dissociates to give, this is called कैल्विन्स रिएजेंट भी कहते हैं कॉमनली इसको, अदरवाइज हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट। इसमें से 2 सोडियम आयंस सेपरेट हो जाते हैं वाटर में, फॉर्मिंग दिस आयन टेट्रा सोडियम हेक्साफॉस्फेट आयंस formed by this। और इसको जब ट्रीट करते हैं हम कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं Na4P6O18 क्लोराइड आयंस। एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड के जितने भी कैल्शियम आयंस हैं दे आर, आप इसको सिर्फ कैल्शियम आयन भी लिख सकते हो। आयन एक्सचेंज एक तरह का शो करना है, क्लोराइड का यहाँ पर रिमूवल। कैल्शियम के जो आयन है वो इस तरफ आ जाएंगे CaNa2P6O18 नेगेटिव, और साथ में इसमें से 2 सोडियम आयन रिलीज हो जाते हैं। ये जो सोडियम आयन एक्चुअल में काम क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट जो भी सॉल्ट था उसके अंदर से कैल्शियम आयन को इसने अपने अंदर मतलब रिएक्ट कर लिया, और यहाँ से जो सोडियम आयन है वो जो क्लोराइड एंड सल्फेट आयन है उसके साथ कंबाइन हो गए। तो इन दैट वे दीज कैल्शियम सॉल्ट्स और मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम सॉल्ट्स। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के जो सल्फेट है वो हार्डनेस नहीं कॉज करते, वो तो नॉर्मली वैसे भी प्रेजेंट होते हैं वाटर, ठीक है। तो इन दिस वे द बेसिक एम ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज व्हाट, टू रिप्लेस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन फ्रॉम द वाटर कॉजिंग हार्डनेस इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन, उसको रिप्लेस कर दिया सोडियम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लोराइड अगर आप लिखते भी हो तो फिर बाद में NaCl कर लो उसको, या सोडियम सल्फेट कर लो अगर यहाँ सल्फेट कर लो। बेसिक रिएक्शन क्या है, यहाँ से सोडियम आयन की जगह एक कैल्शियम आयन आ गया तो 2 सोडियम आयन रिमूव होंगे वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो दोनों सोडियम आयंस यहाँ पर क्लोराइड या सल्फेट व्हाटएवर इज द substance present over there will react with that। तो इन दिस वे कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम दोनों के साथ सेम ही रिएक्शन है, दोनों की वैलेंसी सेम है, ठीक है। तो दे कैन बी रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस। नेक्स्ट, ये एक तरह का आयन एक्सचेंज है, बाकी के भी जो मेथड है वो भी सारे आयन एक्सचेंज के बेस पे हैं। थर्ड मेथड बाय जियोलाइट, परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं इसको। जियोलाइट्स एक्चुअल में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स हैं, और इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का ये बेसिकली मिनरल है। This is the general formula of this mineral,
sodium aluminium silicate Na2Al2Si2O8.XH2O, and this is a naturally occurring porous material. पोर्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, और इसके अंदर वैसे तो ये एक ऐसा कैटलिस्ट भी कई जगह पे यूज होता है, बट यहाँ इसका रोल क्या है कि रेजिन की तरह एक्ट करता है, एक इसकी जैसे वॉल बना दी है, इसको किसी शेप में कन्वर्ट कर दिया, और इसके थ्रू जब हार्ड वाटर पास थ्रू होगा तो इसके जो सोडियम आयन है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर। तो इसको सिंपली आपकी बुक में NaZ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस Na इज सोडियम आयंस और ये Z पूरा जियोलाइट। तो एक सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि इन आयंस का कोई रोल नहीं है, आयन एक्सचेंज सोडियम के थ्रू हो रहा है, तो NaZ is the simple representation of this zeolite. When it is treated with calcium or magnesium ions present in water, so here these ions will be replaced by sodium ions will be replaced by zeolites in नॉर्मल वाटर। जो हार्ड है अब वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम आयंस जो है उसका कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट हो वाटर में वो हार्डनेस नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ये एब्जॉर्ब करता रहता है अपनी सरफेस पे, क्योंकि इसके ऊपर पोर्स होते हैं, और सोडियम आयंस रिप्लेस होते रहेंगे वाटर के अंदर। फाइनली क्या होगा, जब ये जियोलाइट पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है, जितने सोडियम आयंस है सारे सॉल्यूशन में आ गए, उसने कैल्शियम और मैग्नीशियम एब्जॉर्ब कर लिए, उसके बाद उसको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से दोबारा ट्रीट करवाया जाता है, और सोडियम क्लोराइड उसके इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को फिर से रिप्लेस करता है सोडियम से। तो एक बहुत चीप इकोनॉमिक पड़ता है मेथड कि आप बार बार उसको क्लियर कर सकते हो। NaCl से ट्रीट करवाएंगे इसको, वापस NaZ में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCl2 विल बी फॉर्म। ठीक है, तो उसको क्लीन भी किया जा सकता है जियोलाइट मटेरियल को। हार्डनेस एक बार रिमूव किया आपने, उसके बाद इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय ट्रीटिंग इट विद सोडियम क्लोराइड। क्लियर? एक और मैग्नीशियम के लिए भी देख, तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, केटायन एक्सचेंजेस कर रहे हैं। और उसके बाद जो ये बन रहा है CaZ2, it can be treated with NaCl to form again NaZ plus CaCl। तो ये आपको जियोलाइट वापस मिल जाएगा। क्या था वो जियोलाइट का एक्चुअल फॉर्मूला, बट एक्चुअल में ये एल्यूमिनियम सिलिकेट वाला पार्ट तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा उसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ओनली द सोडियम आयंस। तो उसके एक सिंपल फॉर्म बुक में NaZ से ही आपको, क्योंकि बेसिकली आयन एक्सचेंज शो कर रहा है। सिलिकेट्स की बहुत सारे फॉर्म्स नेचर में अवेलेबल है। सिलिका, सिलिकेट, सिलिका तो हमारी कॉमन जो सैंड है वही है, और भी बहुत सारे टाइप के सिलिकेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ग्लास भी एक तरह का सिलिका ही है। नेक्स्ट इज बाय ऑर्गेनिक एक्सचेंजेस, ये था एक तरह का इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो भी आयन एक्सचेंज के थ्रू वाटर में से इधर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन और इवन एनायंस को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्लोराइड और सल्फेट्स को सिंपल OH आयन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोनों अगर लगा दें आयन एक्सचेंज के अंदर, एक कैटायन एक्सचेंज और एक एनायन एक्सचेंज, तो वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑल। मतलब अगर बिल्कुल ही प्योर वाटर चाहिए, जैसे डिस्टिल्ड वाटर ही बनाना, तो उसमें हाइड्रोजन आयन से रिप्लेस करते हैं कैटायंस को, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जितने भी उनको हटा के अंदर हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं, और जितने भी क्लोराइड सल्फेट्स हैं उनको रिमूव करके OH आयंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये वाले जो रेजिन्स हैं इनके थ्रू। तो बहुत ही ज्यादा प्योर वाटर जहां पर रिक्वायर्ड होता है, देयर दैट मेथड इज फॉलोड। तो इसमें दो तरह के मिलेंगे आपको, कैटायन एक्सचेंजर्स एंड एनायन एक्सचेंजर्स। एग्जांपल्स मैं पहले बता दूं। कैटायन एक्सचेंजर में जो कैटायनिक पार्ट है
उसमें जनरली जो यूज होता है या तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉलिड्स हैं ऐसे जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लॉन्ग चेन वाले सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, या फिर सल्फोनिक एसिड्स। तो इनमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इजीली रिप्लेस कर देता है कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस को। तो ये हो गया कैटायन एक्सचेंजर, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स और लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। और एनायन एक्सचेंजर्स होते हैं जनरली आर अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH है। अगर हम अमाइंस लें, अमाइंस का फिर सॉल्ट लें, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स कहते हैं इनको, तो ये अपने अंदर से OH नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर देते हैं क्लोराइड्स या सल्फेट्स के साथ। तो ये दोनों का काम आयंस को एक्सचेंज करने का। ये अगर आप रिएक्शंस लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट। RCOH या SO3H भी कर सकते हो, बस H ही हटाना है। H will be in the form of hydrogen ion here plus calcium ions of hard water RCOO twice Ca plus H positive ion। तो ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पर एक्चुअली यहाँ सोडियम आयंस नहीं दे रहा है। अगर सोडियम सॉल्ट लोगे तो सोडियम आयन भी चला जाएगा, बट मैंने आपको बताया जहां पूरी तरह से सॉल्ट्स को रिमूव करना होता है वहां ये मेथड यूज होता है, क्योंकि इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट ऑल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इनटू हाइड्रोजन आयन, और उधर से OH आयन मिलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, और वाटर ही ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव। और एनायनिक एक्सचेंजर का काम है एक एक एग्जांपल लिया मैंने। आप मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन सेम ही आएगा, इधर क्लोराइड की जगह सल्फेट्स भी कर सकते हो। सल्फेट जब करोगे तो इसके 2 आयंस यूज हो जाएंगे। ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया इसका अमाइन का। NH4OH या NH4Cl जैसे आप लिखते हो, बस एक हाइड्रोजन की जगह हमने अमाइन ये R ग्रुप लिया। R ग्रुप होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मिथाइल ग्रुप नहीं होगा ये, इट विल बी मोर देन 10। तो वो उस तरह के फिर सॉलिड सब्सटेंसेस के रेजिन्स बन जाते हैं इजीली। रेजिन्स का मतलब होता है जैसे आपने कभी नॉर्मल फिल्टर में भी कैंडल्स देखी होंगी, वो एक सॉफ्ट सा मटेरियल होता है जो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है अपने ऊपर आयंस को। तो इस तरह के रेजिन्स बना दिए जाते हैं इन कंपाउंड्स को यूज करके किसी एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। plus OH ions. So in this way, all cations and anions of water, जितने भी एक्स्ट्रा कैटायन और एनायन है वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस व्हिच विल अल्टीमेटली फॉर्म प्योर वाटर। अगर सारे रिमूव हो जाएंगे तो फिर वाटर प्योर हो जाएगा। तो these are the methods which are used in you can say commercial scale पे काफी होता है इंडस्ट्रीज में softening of water। ठीक है, तो with this hardness of water and its removal is over। एक छोटा सा टॉपिक आपको है और हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, वो एक पैराग्राफ है, रीड कर लो। वैसे मैंने थोड़ा आइडिया तो आपको दिया ही था कि फ्यूचर में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए जितने भी स्ट्रेटजीज बन रही हैं दैट कम्स अंडर दिस हाइड्रोजन इकोनॉमी। लाउडर कौन, साउंड किसके लाउडर? मोहिन यू रीड, वॉइस अच्छी है इसकी। In this view, hydrogen economy is an alternative. The basic principle of hydrogen. बेटा कैन यू कम हियर, थोड़ा सा साउंड यहाँ पे प्यार। Yes, those who are sitting at home, बेटा हाइड्रोजन इकोनॉमी लास्ट में आपको मिलेगा चैप्टर एंड पे, तो he is reading that. You can also go through your book. In this view, hydrogen economy is an alternative. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. Advantage of hydrogen economy is that energy is transmitted in the form of dihydrogen and not as electric power. It is for the first time in the history of India that a pilot project using dihydrogen as fuel was launched in October 2005 for running automobiles. Initially, 5% dihydrogen has been mixed in CNG for use in four-wheeler vehicles. The percentage of dihydrogen would be gradually increased to reach the optimum level. Nowadays, it is also used in fuel cells for generation of electric power.
it is expected that economically viable and safe sources of dihydrogen will be identified in the years to come for its usage as a common source of energy. तो दिस इज व्हाट कि हाइड्रोजन एक बहुत पोटेंशियल सोर्स है हमारे पास एनर्जी के लिए, बिकॉज यू नो दैट अगर आपने कभी कैलोरीफिक वैल्यूज फ्यूल्स की पढ़ी हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, मीथेन से भी ज्यादा हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू है। मतलब हाइड्रोजन गैस इज व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन, तो एक तो पोल्यूशन नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, ओनली वाटर वेपर विल बी रिलीज, H2O ही बनेगा, ठीक है। और तो क्लीनर फ्यूल की फॉर्म में है। सेकेंडली कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम देखें बाय मास, तो मीथेन या किसी भी और एक आइडियल फ्यूल के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक बहुत अच्छा क्लीन एनर्जी सोर्स है, बट जस्ट बिकॉज कि इसकी स्टोरेज के लिए हमारे पास बहुत अच्छे मेथड्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो इन रिसेंट फ्यूचर those methods will also be available। तो एनर्जी क्राइसिस काफी हद तक खत्म हो जाएगा अर्थ पे, अगर हाइड्रोजन को हम एक कॉमन एनर्जी सोर्स की फॉर्म में यूज कर सके। और आपने पढ़ा भी होगा कि अपोलो स्पेसशिप जो मतलब था स्पेसशिप, सबसे पहले उसने हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी फ्यूल यूज किया था। हाइड्रोजन जो एक बैटरी की फॉर्म में वो लेके गए थे वहां पे, उसका साइड प्रोडक्ट जो था वाटर, दैट दे यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, को हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं, which was used by Apollo spaceship firstly। सबसे पहले हाइड्रोजन एज अ फ्यूल वहां यूज हुआ था फॉर रॉकेट और स्पेसशिप्स में। उसके बाद तो रॉकेट्स में तो बहुत यूज होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट हाइड्रोजन इकोनॉमी। इसके अलावा और चैप्टर में से आपने कुछ नहीं करना बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स, ओके।